नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डिफेंस के मामलात के स्पोक्स पर्सन जनाब रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ से करवा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं आपसे ये आगाज़ करना चाहूँगा गुफ्तगू का इस सवाल से कि कौन से हाई स्कूल और कॉलेज से आपकी तालीम हुई? अस्सलाम वालेकुम भाइयों को, बहनों को, बुजुर्ग जो दुनिया भर में बैठे हुए हैं, उन सबको बहुत-बहुत सलाम अलैकुम। मेरी तालीम का आगाज़ ढाका से हुआ। होली क्रॉस स्कूल था, उसके बाद प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी में पढ़ा, फिर मैंने सेंट एंथनीज लाहौर से सीनियर कैम्ब्रिज की, गवर्नमेंट कॉलेज जॉइन किया और वहाँ से फिर 1972 में मैं पाकिस्तान आर्मी में चला गया। जी। तो उसके बाद फिर आपको मिलिट्री में जाने का ख्याल कैसे आया? मिलिट्री का ख्याल इस तरह आया कि मेरे वालिद जो थे पाकिस्तान मूवमेंट के बड़े सरगर्म रुकन थे और 1945 में जब वो एमईएस में नौकरी कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो सियासत में हिस्सा लेते थे। और पाकिस्तान बनने के बाद और वो हमेशा मेरी वालदा को कहते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे चारों बेटे पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज में जाएं। सबसे बड़ा भाई तो वालिद की रहलत की वजह से फौज में ना जा सका, लेकिन उसके बाद हम 3 भाई जो थे, मैं सबसे छोटा हूँ जो भाग फौज में आए। जी। तो आपकी ये जो तरक्की है फौज के अंदर, जब आप उसके अंदर एंटर हुए और ब्रिगेडियर के रैंक पे जाके आप रिटायर्ड हुए, तो इस सारे सफ़र के बारे में मुख्तसर सा बताएंगे? मैंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 1972 में की। 71 की जंग के बाद ये पहला बैच था जिसने सरेंडर के बाद वॉलंटियर किया था पाकिस्तान आर्मी। तो हम सब में एक जुस्तजू थी, एक जज्बा था, एक बदला लेना चाहते थे, पाकिस्तान के वकार को एक दफा फिर बुलंद करना चाहते थे। तो ये वो तमाम चीजें हमारे जहनों में थी जब हम पाक फौज में शामिल हुए। और उसके बाद मैं एक इन्फेंट्री बटालियन से मेरा ताल्लुक है। 13 ब्लूच रेजिमेंट के बाद में फर्स्ट सिंध भी बनी और तरक्की की मंजिलें तय करता करता सन 2000 में मैं ब्रिगेडियर बना। 2005 में रिटायर हुआ। जी। अब एक मुझे ख्याल आता है कि मिलिट्री के अंदर सुना है कि एक लेवल के ऊपर इन हाउस इजाज़त होती है, आप जब मीटिंग होती है उसमें आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ ज़रा बताएंगे हमें? जी, फौज के अंदर भी एक अपना एक कमेटी निज़ाम है। मसलन हमारी मैसिंग कमेटीज वो इलेक्शन की बुनियाद पे बनती हैं। इसके अलावा जो हमारी इन हाउस डिस्कशंस होती हैं प्लानिंग के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ राय होता है और इख्तिलाफ राय को जो है वो इनकरेज किया जाता है। और इन्फेंट्री बटालियंस में और तमाम रेजिमेंट्स में हर माह एक मजलिस होती है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर होता है, तमाम ट्रूप्स होते हैं, एक सिपाही से लेके सीनियर मोस्ट ऑफिसर तक। और वहां पर खुल के हर कोई अपने ख्यालात का इजहार करता है, क्रिटिसिज्म भी करता तो जब पॉलिसी बन जाती है फिर उसके बाद सारे उस पर अमल करते हैं। है। जब एक दफा पॉलिसी मजबूत हो जाती है, इवन इफ यू डू नॉट डिसएग्री, यू आर ऑनर बाउंड टू अबाइड बाय इट। अब आपका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और वहाँ फौज में तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो मुसलमान फौजियों की है। जी। तो आपको वहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी फीलिंग या ऐसा साथ तो नहीं कभी हुए कि जिससे आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हुई हो? देखें जी, सबसे पहले हम हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी पहले हैं, उसके बाद हम में से कुछ मुसलमान हैं जो मेजॉरिटी में हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं। नहीं, आर्मी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है एक बहुत ही रूरल रूरल और इक्वल अपॉर्चुनिटी का इदारा है।
और यहाँ पे मजहब की बुनियाद पे तकलीफ नहीं होती। हाँ, उतना असर हो जाता है जितना हमारे मुआशरे में होता है, लेकिन टारगेट नहीं किया जाता किसी भी तरीके से। मैं आपको बड़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि 1978 में हमारी इन्फेंट्री बटालियन को 2 वैकेंसीज मिली हज की। एक सिपाहियों के लिए थी, एक अफसरों और सूबेदारों के लिए। तो मेरी बटालियन के मौलवी साहब ने कुरा डाला और कुरा मेरे नाम पे निकल लाया। तो मैंने उन्होंने कहा आपने हमें आज तक कभी एहसास ही नहीं हुआ आप क्रिश्चियन हैं। तो इतनी ज्यादा हमारी आपस में रेजिमेंटेशन और भाईचारा था कि वो मजहब वाली बात जो है ना, उस पे किसी को सोचने का टाइम ही नहीं। ये जो मिलिट्री के बारे में आपने इस कदर खूबसूरत माहौल के बारे में बताया कि वहाँ मज़हब के नाम पे कोई तफरीक नहीं की जाती, तो अब अगर मिलिट्री से बाहर निकल के अगर पाकिस्तान के अमूमी हालात पे अगर देखें तो हमारे सामने गोधरा का वाक़या भी आता है, तो उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? अ, मैं ताल्लुक है मेरा भी पहली दफा एक मानो क्वेश्चन जब आपस में होते हैं तो एक अजीब सी थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन बाद में खत्म हो जाती है। हम छोटे छोटे थे, हमारे वालिद की डेथ हो गई, पूरे मोहल्ले में वाहिद क्रिश्चियन घर था, वहाँ पे आए हुए हमें 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे जब वालिद की डेथ हुई। लेकिन 1 महीने के बाद मैं मोहल्ले की मस्जिद में शाम को पढ़ने गया था। तो वो फर्क जो है वो एकदम खत्म हो जाता है। ये फर्क ज्यादा आया पाकिस्तान में जब से शिद्दत पसंदी ज्यादा आई है। सियासतदानों ने मजहब को इस्तेमाल किया है अपने सियासी मकसद के लिए, और लोगों में बर्दाश्त का मादा कम होता चला गया। अफगानिस्तान की जंग का भी इससे ताल्लुक है। उससे पहले ऐसे वाकयात पाकिस्तान में नहीं होते। गोजा का वाकया जो है ये एक धब्बा है, लेकिन ये पाकिस्तान के मिजाज का इतना बड़ा धब्बा नहीं है जितना कि उस वक्त की सूबाई हुकूमत के ऊपर ये धब्बा है, क्योंकि उन्हें मालूम था ये सब कुछ हो जाना है, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। गोजा ही के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि मैं गोजा के करीब ही बहावलपुर में मौजूद था उस वक्त जब ये वाकया हुआ है। तो जब मैंने अपने इंजीनियर्स को कहा कि मैं गोजा जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तो वो भी मेरे साथ आए। तारिक एहसान साहब थे, उनका भी पीटीआई से ताल्लुक है। मेरे एक अपने बचपन के क्लास फेलो, मेरे केमिकल इंजीनियर है मेरी कंपनी के, वो थे, मेरा फोरमैन था, ये सब साथ है। तो जब हम गोजा पहुंचे तो आग लगी हुई थी। रात हालात जो थे वो ठीक नहीं थे, बहुत ज्यादा तबाही शहर में। और अगले दिन बड़ी टीचरों के साथ हमने बहुत कोशिशें की, क्रिश्चियन लीडर की कोशिश की। पंजाब की गवर्नमेंट से मस नहीं होती थी, लेकिन एक लूली लंगड़ी एफआईआर अगले दिन शाम को रजिस्टर हुई। तो उस वक्त मैंने फिर डॉक्टर आरिफ अलवी से बात की। मैंने कहा कि इधर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की मदद करें, और यहाँ पर बहुत ज्यादा खलीज पैदा हो गई है क्रिश्चियन और मुस्लिम में, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अभी हम सब इकट्ठे होते हैं एंड वी विल विजिट। तो जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो उनका मुझे फोन आ गया। उन्होंने कहा कि जी फैसलाबाद कहाँ चलोगे, कहाँ दिन आप पहुंच जाएं, हम भी आ रहे हैं, तो वी विल ऑल गो टू गो। तो हम फैसलाबाद पहुंचे। तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप वहां पे थी, इमरान साहब पाकिस्तान से बाहर थे। तो हम गोजरा पहुंचे तो वहां पे सूरत हाल बहुत टेंस थी। तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक होटल में हमें रिसीव किया, तो वो भी गुस्से में थे। और वो कह रहे थे कि जी ये क्रिश्चियन ने बहुत ज्यादती की है, इन्होंने कुरान शरीफ जलाए हैं। तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकरीर की, उसके बाद उमर चीमा साहब ने भी बातचीत की। फिर डॉक्टर आरिफ ने बताया कि ये साहब जो हमारे साथ बैठे हैं ये भी पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप में, ये क्रिश्चियन है, तो मैं चाहता हूँ आप इनकी बात भी सुनें। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान की आज़ादी से क्या ताल्लुक है, कायदे आजम के साथ किस तरीके से क्रिश्चियन फैसलाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए, और ये कि हमारी पाकिस्तान की सर्विसेज के हैं। उसके बाद तकरीबन 200 वर्कर हमारे साथ,
उस कॉलोनी में गए जहाँ पे घर जले। उन्होंने विजिट किया, माफिया भी मांगी, कुछ ने वहाँ पे बात बताए। और दुनिया इतनी छोटी है कि जिस घर में मेरी शादी हुई, उसके पड़ोस में एक बच्ची होती थी, और ये उस वक्त के मुताबिक तकरीबन 22-22 साल पुरानी थी। तो वो जवान होकर शादीशुदा थी, तो उसने मुझे पहचान लिया। उसने मुझे कहा कि आप बाजी रूही के हस्बैंड है? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं उनका हस्बैंड हूँ। उसने कहा जी मैं उनके घर के पड़ोस में साथ रहती थी, और मेरे पास उस बच्ची की तस्वीर भी है जब हमारी शादी पे वो साइड पे करती। और अब वो औरत थी, उसका बच्चा मर गया, उसका हस्बैंड मर गया, उसका ससुर मर गया, उसको जिंदा जला दिया। तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, अली साहब को बताया, देखें दुनिया कितनी छोटी है, किस तरीके से मैं इस बच्ची से यहाँ पर मिला। तो बड़ा गमनाक सा एटमोसफेयर था। लोगों को एहसास भी हुआ कि तमाम पाकिस्तानी जो है मसीहों के खिलाफ नहीं है। और हमारे उस विजिट की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा गोजरा में। ये जो खलीज पैदा हो गई थी, जो कि नाजायज खलीज थी, उसको ख़त्म करना। तो तो मुझे ख्याल आ रहा है कि ऐसा ही एक और भी क्रिश्चियंस के खिलाफ एक दो दिन पहले एक वाकया हुआ है टेक्सिला में, उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? हाँ, टेक्सला में ये हुआ कि वहाँ पे एक साहब को कई खिदमतगारी के तौर पर उन्होंने कैंटीन दी हुई थी पिछले 40 बरस से, उससे किराया नहीं ले। तो अब इन्होंने किराए का तकाजा किया कि अपनी कैंटीन है, लाखों रुपए महीने तुम कमाते हो, महंगाई भी बहुत ज्यादा, किराया दो। तो गाली गलौज की, उसने जाके इनके खिलाफ एफआईआर, जिसमें बहुत ज्यादा टेररिज्म के जो कानून है वो भी लागू। और उसने ये भी थ्रेटन किया कि हम गुस्ताख रसूल के ऊपर भी मैं आप लोगों पे मुकदमा दायर कर। तो उधर से मैं आप ट्वीट कर लीजिएगा। उसने कहा कि हम गुस्ताख रसूल का मुकदमा है आप लोगों पे। कुछ लोगों को भी उसने उठा दिया, पुलिस को साथ में ला लिया। तो फिर मैंने सदाकत अली वासी साहब को फोन किया। मैंने कहा कि ये हालात गंभीर हो गए हैं, मुझे डर लग रहा है ये कहीं गोजरा ना बन जाए, तो हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि कोई भी पार्टी मुश्किल के वक्त क्रिश्चियन के साथ खड़ी नहीं होती। तो सदाकत साहब ने लोकल लीडरशिप से वहाँ पे बात की, मलिक एहतशाम साहब से, आसिफ ज़िया साहब हैं। तो जब मैं वहाँ पहुंचा शाम को, तो ये सब वहाँ पे मौजूद थे, और एक जुलूस था, उसमें हिस्सा ले रहे थे, बड़े जोश में थे। फिर उन्होंने प्रेशराइज भी किया नूर मोहम्मद को अच्छा खासा। बहरहाल खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे वो, और इर्द गिर्द के अच्छे खासे साहब हैसियत जो ब्रादरान थे हमारे, आपने बड़ी इंटरेस्ट, और इस केस को उन्होंने रफा दफा किया। और इसका फायदा ये हुआ कि हालात में ज्यादा तब्दील नहीं हुए। ऐन मुमकिन था कि दूसरा की तरह यहाँ सेटल हो जाते हो, तो आबादी की तरफ जाते। एक चीज जो मैंने मिस की, जी। ये थी कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, जिनको हम इंसाफ टाइगर्स कहते हैं, बड़े मोटिवेटेड हैं, और बड़े नजरियाती हैं। और उनका ये किरदार जो था, मैंने पहली दफा टेक्सला में देखा। और मैंने चलते हुए उन्हें कहा कि आप लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया। उन्होंने मुझे कहा कि सर, आप लीडर हैं, आप हमें हौसला देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो वर्कर होते हैं वो लीडर्स को हौसला देते हैं, और लीडर्स जो है उनके फिर इरादे और। तो मैं देखिए बहुत सर, इम्प्रेस हुआ इंसाफ टाइगर से। आप मिलिट्री में जब थे तो उस दौरान आप जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जी। उसके साथ भी आपका काफी अमल दखल था। नहीं, मेरा तो वहां पे कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आप क्रिश्चियन हैं, मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट ने, और आपको इतनी सेंसिटिव जिम्मेदारियां दी गई, उसकी डिटेल क्या है? बात तो यह है कि मेरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ताल्लुक नहीं था, मेरा न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी से था, पॉलिसी मेकिंग से। और मैं आपको बताता चलूं कि मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस को 6 माह लगे उस पोस्ट को। और उसके बाद जब मेरी क्लियरेंस हो गई, तो मेरे दिल में भी एहसास था कि मेरी कौम ने गैर मुस्लिम होते हुए मुझ पर इतना बड़ा एतमाद किया, तो मुझे इस एतमाद पे पूरा उतरना चाहिए। तो मुझे जो पहला टास्क मिला न्यूक्लियर के हवाले से, वो ये था कि मैं एनालिसिस करूं कि क्या धमाके करेगा,
और आप यकीन करें अखबार में भी मैं लिख रहा हूँ, हमारा मकसद सही नहीं और हमने फरवरी के महीने में अपनी तैयारियां शुरू की। इस तरह इंडिया ने जब मई के शुरू में धमाके किए तो 28 मई को हमने दुआ भी धमाके किए। तो मेरे ख्याल में वो जो एक तखय्युल आया था, एक एनालिसिस आया था, एक जिद्दत आई थी मेरे काम में, वो इस वजह से थी कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था कि मेरी कौम ने मुझ पर इतना ज्यादा एतबार किया है और इस एतबार पे मुझे पूरा उतरना तो वो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए गए थे उस वक्त 6 के करीब, तो उसमें आपका कोई किरदार सेटअप में? है। बिल्कुल था, हमने कंट्रोल किया था, जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स थी उनको कोऑर्डिनेट किया था, सीक्वेंस था एक्सप्लोजन का उसको कोऑर्डिनेट किया था, जो ट्रूप्स की मूवमेंट, जो मैन पावर की, वो सारा कुछ जीएचक्यू से मिलिट्री ऑपरेशन। और ये जो आजकल के हमारे मौजूदा हुकूमत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो तो पाकिस्तान सिर्फ चंद दिन ही मुकाबला कर सकता है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब आप ये समझ लें कि जो मौजूदा हुकूमत है ये एनआरओ के तहत आई हुई है, इसको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं। अगर इनको पाकिस्तान को पाकिस्तान की इकानमी का जवाल यूं ही शुरू हुआ है उसको से आई है, इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया उस जवाल को रोकने का। पाकिस्तान में तेल नहीं है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पाकिस्तान में पानी नहीं है और अब फर्टिलाइजर भी नहीं है। एक एग्रीकल्चर वह शोबा था जिसने थोड़ी सी ग्रोथ शो की थी, इस साल फर्टिलाइजर ये जानबूझ के कर रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया, अगर एक कौन सी जंग 10 साल से लड़ रहे हैं, अमेरिका की जंग कोई 10 साल से लड़ रहा है, तो क्या वो इंडिया के साथ 3 दिन नहीं लड़ सकते? मुझे नहीं मालूम मुख्तार। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ना होती तो ये जरदारी साहब का कोई नामो निशान होता पाकिस्तान की सियासत में? देखिए मैं आई एम प्रिवी टू समथिंग वेरी रिगार्डिंग बेनजीर भुट्टो एंड आई एडमायर। जब इंडिया ने धमाके कर दिए और उससे हमारी प्लानिंग थी, तो मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं किसी खास, तो मैं वो नोट्स लिए मैंने, तो वो हैंड रिटन नोट्स थे, छोटे छोटे कार्ड्स बेनजीर भुट्टो की हैंडराइटिंग में। उसने जो हमारा कंप्लीट पाकिस्तान पे सब कुछ उसमें लिखा हुआ था और मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान प्रोग्राम के मतलब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के मतलब इतनी ज्यादा सूझ कि जो प्लान हमने जीएसटी में तैयार किया था, बेनजीर भुट्टो ने 3 कागजों में लिख के हमें वो भेज दिया हुआ था, तकरीबन वही प्लान। तो शी वाज अ ग्रेट, शी वाज अ ग्रेट लीडर। आई एम श्योर अगर तो अमेरिका के डिफाइंस भी करते और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि चूंकि बीच में हमारा दूर का कनेक्शन है, तो ये जो आपने नोट्स के साथ आपने बात की है, ज़रा प्लीज़ इसको दोहरा देंगे? जी, यूं है कि जब हम धमाके करने की तैयारी कर रहे थे, मेरा ख्याल है ये 13 मई की बात है, तो मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं किसी खास आदमी से जाके कुछ नोट्स कलेक्ट कर। तो जी। जब मैंने वो नोट्स कलेक्ट किए तो मुझे पता चला कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये नोट्स दिए। तो वो नोट्स सबसे पहले मैंने पढ़े, छोटे से कार्ड पर टॉर्कवाइज इंक में उन्होंने वो नोट्स लिखे हुए थे कि इंडिया ने धमाका किया तो अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और जी। उसका जो मंसूबा था, जो उसने सजेशन दी थी, एग्जैक्टली वही थी जो हमने इतनी ज्यादा रिसर्च के बाद जीएसटी में तैयार किया। उसकी सूझबूझ, उसका पेट्रियाटिज्म, उसका स्टेट क्राफ्ट का कोई शक नहीं। और अगर वो और साहब की जगह मेरे आप, तो जरूर यकीनन वो अमेरिका
और पाकिस्तान टेररिज्म इसके मुतालिक वो रास्ता इख्तियार। तो आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर मोहतरमा शहीद ना होती तो ये जो शख्स है जरदारी, इसका पाकिस्तान की सियासत में नामो निशान भी ना होता। नामो निशान बिल्कुल ना हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं। जी, अब मैं एक थोड़ा सा लाइट मौजू की तरफ आऊँगा। ये भी आपकी बातों से हमें पता चला था कि आपको जो आपकी लाइफ है उसमें बड़ा एडवेंचर भी है। वो क्या है? असल में खुदा किसी को देता है तो कुछ लेता है, या कुछ ले लेता है तो कुछ एक्स्ट्रा दे देता है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी एक हार्ट लंग डिफेक्ट थी, जी। जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने मुझे स्पोर्ट से मना कर दिया। तो 12 साल मना किया गया था। उसके बाद जब मुझे डॉक्टर ने इजाजत दी जी। तो मैं पिक नहीं कर सकता था कोई गेम जल्दी से। तो इस वजह से फिर मैं एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की तरफ गया, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की तरफ गया, बॉक्सिंग की तरफ गया, और इसी तरीके से फिर पाकिस्तान आर्मी में चला गया। जब मैं पाकिस्तान जी। में चढ़ता था तो मैं थकता नहीं था, मुझे सांस नहीं चढ़ता। और अच्छा। जब मैंने कमांडो कोर्स किया तो 26 मील की एक दौड़ होती है, फुल कॉम्बैट लोड, तकरीबन 25 किलोग्राम वजन, वो मैं नॉन, उससे मुझे एहसास हुआ कि मेरे में स्टैमिना बहुत ज़्यादा है, लंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहाड़ियाँ जब मैं चढ़ता था तो छोटी-छोटी पहाड़ियाँ मैं भाग के चढ़ जाता था। तो फिर कुछ कोलीग्स के साथ इंस्पायर हो जाए। शुरू में हम छुट्टियाँ लेके पाकिस्तान के ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों की तरफ चले जाते थे, ट्रैकिंग किया करते थे। मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे, हमने बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। और उसके बाद 1982 में एक फ्रेंच एक्सपीडिशन के साथ मुझे जाने का पहला मौका मिला, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट टू द हाई एल्टीट्यूड माउंटेन। आप ये फरमाना पसंद करेंगे कि तहरीके इंसाफ में एक क्रिश्चियन होने की हैसियत से आपको कब ये फैसला करने का वक्त आया कि मैं इस सियासी पार्टी के साथ शामिल हो जाऊं, हालांकि यहाँ पे पहले से जो पार्टियां मौजूद हैं और जिन्होंने बेशुमार अपने क्रिश्चियन क्लियती पार्टी के नुमाइंदे भी रखे हुए हैं, वो कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। और क्या उन्होंने कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सही मायनों में जैसा कि आप चाहेंगे काम किया है? लास्ट 2 साल पूरे हुए तो मैं पहला आर्टिकल लिखा पाकिस्तान प्रेजेंट इसी जंग के हवाले से। तो उस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा पजीराई। ये ज़रा मैं माजरत चाहूँगा, ये हमारी चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, इसको ज़रा रिपीट करेंगे? 2007 में जब रिटायरमेंट के 2 साल पूरे हुए तो मैंने पहला आर्टिकल लिखा न्यूज अखबार में, पाकिस्तान प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो जी। आर्टिकल बहुत ज्यादा हिट हुआ और मेरी बहुत ज्यादा पजीराई हुई, और पाकिस्तान में लोगों को पता चला कि एक कॉलमनिस्ट आया पाकिस्तान में, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, और वो बहुत अच्छा लिखता है। तो उसके बाद जी। मुसलसल मेरे आर्टिकल अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें आप अगर चाहें तो जनरल सीट पे भी हम आपको लड़ाते हैं, अगर आप चाहें तो सीट पे भी, अगर आप चाहें तो हम आपको टेक्निकल में सेनेटर बना के लाते हैं, तो आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर। ये तो किसने आपको ऑफर की? ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी पार्टी है। अच्छा। तो मैंने उन्हें बताया पाकिस्तान का आदमी हूँ, इसी नजरिया पाकिस्तान के पीछे मेरे वालिद ने बड़ी कोशिश की जो है। माशाल्लाह। तो मैं किसी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। फिर एक और पार्टी, उन्होंने भी मुझे सिमिलर किस्म की ऑफर दी, उन्हें भी मैंने इनकार कर दिया। तो फिर घर में डिस्कशन होने लगी, मैंने घर में बच्चों को भी बताया, बिकॉज हमारा और मेरे बच्चे हैं, उधर हमने इन हाउस डिस्कशन की। उन्होंने मुझे कहा कि डैडी आप किसी सियासी पार्टी में नहीं जाना क्योंकि ये सब चोर है। तो मैं इमरान खान का फैन तो रहा था,
तो बाद में भी मैं उन्हें फॉलो करता रहा। तो एक दिन मैं तरीके इंसाफ की वेबसाइट पे गया, मैंने उन पर मैनिफेस्टो पढ़ा, मैंने एडिट किया। तो मुझे यूं लगा कि जैसे कायद आज़म की आवाज़ उस कॉन्स्टिट्यूशन में से आ रही है। तो मैंने ये मैं ज्वाइन ना कर लूँ? तो उन्होंने कहा, डैडी इफ यू आर सो कन्विंस्ड व्हाई डोंट यू डू इट? आई बिकेम एन ऑनलाइन मेंबर। मैं प्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया और फिर तहरीक इंसाफ किया। किसी मेंबर ने, जिसने तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे मेरी वीडियो, एक टॉक शो की लाइव एक लगा, वो चढ़ाई, तो उसने लिखा कि ही इज ए पीटीआई डिफेंस एनालिस्ट। तो मैंने जब देखा तो आई सेड ओके, समवन हैज नोटिस्ड मी। फिर सदाकत अली सासी साहब ने मुझसे बातचीत की। फिर तारिक अजहर साहब ने मुझे रिंग किया कि इमरान खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि लोग तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी में शामिल होते हैं, आप इतने अरसे से बताया कि आई एम थ्रू प्रॉपर चैनल। मैं प्यादे की वजह से आया हूँ, एक आम मेंबर था। और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात शुरू हो गई और फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि हम आपको पार्टी में एक सेंट्रल रोल देना चाहते हैं। तो आई मेड इट वेरी क्लियर टू देम कि इस पार्टी में अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूं, तो फिर कोई माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, हमारे आइन में कुछ बंदिशें हैं माइनॉरिटीज के मतलब, जब तक वो सही नहीं होती वो रहेंगी। लेकिन पार्टी के अंदर कोई आइन वाला नहीं कि एक माइनॉरिटी विंग बना दिया जाए, हम उनको एक साइड पे रख दें। Membership should be open to all, and all appointments of the party should be open to all on the basis of competence। तो उन्हीं बेसिस के ऊपर फिर मुझे पार्टी में बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, फौज से भी उनका ताल्लुक है, लेकिन मुझे जो है वो स्पोक्स पर्सन इन्होंने चुना। मुझे इस आपके जो आपने सुनाया है ये वाकया, इसमें जो चीज़ बेइंतहा मुतासर कुन लगी वो ये कि एक बड़ी पार्टी ने आपको ऑफर की सेनेटर की, दूसरी बड़ी पार्टी ने भी आपको ऑफर की ओहदे की। दोनों बड़ी पार्टियों ने आपको सेनेटर वगैरह बनाने की पेशकश की, लेकिन आपने एक मामूली जो वर्कर होता है, जो मेंबर होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बनना पसंद किया। ये साबित करता है कि आप एक नजरियाती आदमी हैं। मैं बिल्कुल नजरियात। देखें जी, हमें दुनिया से क्या हासिल करना है? गरीब से थे, खुदा ने तरक्की दी, ओहदा दिया, ठीक है ना? एक पाकिस्तान में अच्छा मुकाम दे दिया, फौज ने एक बहुत अच्छा ओहदा दिया। तो अभी इससे आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी ट्रू टू आइडियोलॉजी एंड टू अ कॉज देन टू लुक फॉर वर्ल्डली गेन। ठीक है, हो सकता है इमरान खान एक भी सीट हासिल ना करे, लेकिन जैसे अहमद नजीम कासमी कहते हैं कि डूबते वक्त मेरे हाथ मेरे परचम थे, तो हमारे जो परचम है वो तो बुलंद ही रहेंगे ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, द वे वी फाइट। इट इज नॉट हाउ वी विन, इट इज द वे वी फाइट। आपकी ये बात सुनने के बाद मुझे एक अहमद फराज का शेर याद आ रहा है कि आपने कहा ना कि मैं अपने नजरिए के पीछे जाऊंगा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई पार्टी जीतती है या हारती है। तो शेर ये है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो यही बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। चले मैं भी आप शेर सुना दूं। मेरे वालिद प्यादा सुवास आगे बढ़ा हुआ है, प्यादा सुवास। तो बात वाह, यह जरा है, repeat कीजिएगा। आगे बढ़ा हुआ है प्यादा सुवार से। जब जी। तक प्यादा मंजिलें तय नहीं कर सकती, क्योंकि जब सवार है तो घोड़ा आगे जा रहा है, जब प्यादा है तो आपकी दो टांगे आगे जा रही। दैट इज द डिफरेंस। जी, आपने यही कहा कि बजाय इसके कि हम हवा का रुख देखें, जैसे इमरान खान ये कहता है कि हम खुद हवा का रुख बनाएंगे, बिल्कुल हम खुद हवाओं के रुख मोड़ देंगे। तो बिल्कुल। अब मैं आपसे आखिर में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई अपने मसीही भाई, क्रिश्चियन भाई जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, यूरोप में हैं, उनको क्या पैगाम देंगे तहरीक इंसाफ के बारे में, क्योंकि आपने तो खुद इसके अंदर शामिल होकर हर चीज को एक्सपीरियंस किया है। असल में मैं एक मसीह हूँ की हैसियत से ऑडियंस से।
मैं समझता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ। उसमें ख्वाह मसीही हों, ख्वाह हिंदू हों, ख्वाह सिख हों, ख्वाह पारसी हों। तो मैं इसी लहजे में बात करूंगा कि कायदे आजम ने जो पाकिस्तान प्रॉमिस किया था और जो करार पाकिस्तान का नाम हिंदुओं ने दिया था वो करारदाद लाहौर, उसका एक आर्टिकल है जो कि इग्नोर्ड है, तो बड़ा क्लियरली कहा गया था कि तमाम लोगों को बराबर मसावी इसी तरीके से कहा था कि सबके मसाले and all are can go to the temples, the Muslims can go to the mosque. तो ये जो नजरिया है कायदे आजम का, जो फलसफा है, ये बुनियाद है तहरीक इंसाफ की कॉन्स्टिट्यूशन और मैनिफेस्टो की, जो कि लिखा भी हुआ है इन ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ में माइनॉरिटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने दूसरी पार्टियों में देखा है माइनॉरिटी विंग बना के उन्हें क्रिसमस की सेलिब्रेशन के एक अलग कोना दे देते हैं और वो अपने ही एक छोटे से सोशल ग्रुप के अंदर चलते रहते हैं। तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं, अगर हम क्रिसमस मनाएंगे तो सब मनाएंगे, अगर हम ईद मनाएंगे तो सब मनाएंगे। तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में एमक्यूएम के अलावा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी पार्टी है जो कि मखलूत है, जो कि प्लूरलिज्म पे यकीन करती है। और प्लूरलिज्म का मतलब यह है कि कानून की नजर में, पार्टी की नजर में, आइन की नजर में उन सब के मसावी हकूक हैं और उन सब की मसावी अपॉर्चुनिटी। और मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के मसीहियों ने पाकिस्तान में अपना आप मनवाना है, जो कि जिनकी हालत बहुत पस्ती में जा चुकी है, क्योंकि पिछले 30 साल अच्छा खासा पाकिस्तान में एहतसाल हुआ है मसीहियों का, स्पेशली जियाउल हक के जमाने और भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन से लेके, तो तहरीक इंसाफ प्लेटफॉर्म के पे अगर तमाम मसीही पाकिस्तान पे आ जाएं और अनब्लॉक वोटिंग करें तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और डॉक्टर साहब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने एक तजिया किया है कि अगर पाकिस्तान के मसीह इकट्ठे हो जाएं और एक सियासी के वोटों की वजह से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 40 सीटें जो हैं जीती जा सकती आराम के साथ, क्योंकि हर 40 सीटों में 30 से 35 क्रिश्चियन वोटर है। और अगर वो 30-35 हजार सारा एक पार्टी को देते तो आप देख लें 50,000 65,000 वोट टोटल विनिंग कैंडिडेट को आजकल पड़ते हैं। तो 40 नेशनल जो पाकिस्तान की इकलियतें हैं वो स्विंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं क्योंकि मैं एडवेंचरस आदमी हूँ, मैंने सिंध में बहुत सफर किया है, सहराओं में कंप्लीट एडवेंचर्स किए हुए हैं। बहुत ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, जैन पॉपुलेशन है, कोली पॉपुलेशन, उन सब से मैं मिला, हाई गुर्बत, तमाम मुहब्बे वतन, और उन सबको पाकिस्तान में मसल दिया गया। मसीहों की तो पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुरी हालत जो पाकिस्तान में जैन और कोली रहते हैं, हालात हाई था। और पाकिस्तान तहरीक इन लोगों की तरफ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आखिर में जो तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए अमूमी तौर पे और अक़लियती भाइयों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो आपने ख़ास तौर पे पैगाम दिया है, उसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका। और इसके साथ ही मैं ये भी माजरत चाहूँगा आपसे भी और सुनने वालों से भी, क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था पाकिस्तान से और अमेरिका के दरमियान, तो बीच में जो आवाज़ की फ्लक्चुएशन है, ऊंच नीच है, वो होती रही है, जिसके लिए हम माजरत खा हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले हमारी माजरत को कबूल करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सब सुनने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। अब आरिफ डार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगली शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। आप सबका भी बहुत